तो नेक्स्ट चैप्टर पर हम आ रहे हैं। अम्ल क्षार के बाद, एसिड बेस के बाद रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो क्या होता है रासायनिक बलगतिकी? देखिए, एक रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया में क्रियाकारक क्रिया करते हैं आपस में, वो उत्पाद बनाते हैं। तो कुछ क्रिया ऐसी होती है जो धीमी गति से होती है, कुछ मध्यम गति से होती है, कुछ तेज गति से होती है। क्रिया में क्या होता है? क्रियाकारक क्रिया करते हैं, उत्पाद बनाते हैं। उसमें कुछ निश्चित समय होता है। तो उस निश्चित समय में क्रियाकारकों की सांद्रता तो कम होती जाती है और उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है। मतलब दोनों की सांद्रता में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन में जो समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी। तो मतलब निश्चित समय अंतराल में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम क्रिया का वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया का वेग। अब वेग किसी चीज से कम हो जाएगा, किसी से ज्यादा हो जाएगा, या उसी रेशे में रहेगा। तो जिस कारण से क्रिया का वेग कम ज्यादा होता है उस कारक को प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं। तो रासायनिक बलगतिकी क्या होती है कि रसायन विज्ञान की शाखा जिसमें क्रिया के वेग एवं वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्रिया के वेग एवं वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। और फिर इसमें हमारे पास आता है औसत वेग या क्रिया का वेग या दर। एक ही बात, तो औसत वेग या क्रिया का वेग या दर वो क्या होता है? निश्चित समय अंतराल में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो निश्चित समय अंतराल में क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को क्रिया का वेग या दर कहते हैं। निश्चित समय अंतराल में क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्रिया का वेग कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कैसे निकालेंगे अपन? औसत वेग कैसे निकालेंगे? तो औसत वेग अपन निकालेंगे क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन उस परिवर्तन में कितना समय लगा। परिवर्तन में लगा समय। औसत वेग क्या होगा? क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो रासायनिक बलगतिकी क्या हुई? रसायन विज्ञान की जिस शाखा में क्रिया के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है उसे अपन रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। फिर औसत वेग की बात कर रहे हैं। औसत वेग क्या होता है? तो निश्चित समय अंतराल में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है उसे हम क्रिया का औसत वेग कहते हैं। वेग कैसे निकालते हैं? उत्पाद या सांद्रता, क्रियाकारक सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन में कितना समय लग रहा है, उसे अपन क्या बोल रहे हैं? औसत वेग बोल रहे हैं। तो ग्राफ के आधार पर इसे अपन कैसे समझ सकते हैं? जैसे कोई एक समय है, समय और क्रियाकारक की सांद्रता में ग्राफ खींचे अपन, इसको अपन R से लिख देते हैं।
देखिए स्टार्टिंग में क्रियाकारक की सांद्रता अधिकतम होती है, समय के साथ वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो स्टार्टिंग में अधिकतम होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, इस तरीके से चलती है। माना कि किसी T1 समय पर क्रियाकारक की सांद्रता थी R1, R मतलब रिएक्टेंट, T मतलब टाइम। तो किसी T1 समय पर क्रियाकारक सांद्रता थी R1। अब कुछ देर तक और क्रिया हुई और समय हो गया T2, तो अब सांद्रता घट के रह गई R2। तो अब इसका औसत वेग क्या होगा, औसत वेग कैसे निकालेंगे, दोनों की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन कितना हुआ था, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, और यहाँ पर चिन्ह आएगा माइनस। माइनस चिन्ह प्रदर्शित करता है कि समय के साथ क्रियाकारक की सांद्रता कम होती है। माइनस चिन्ह प्रदर्शित करता है कि समय के साथ क्रियाकारक की सांद्रता कम होती है। माइनस का मतलब घट रही है सांद्रता, ठीक है। फिर उत्पाद के साथ अपन जैसे बात करें, इसको पी से लिखते तो उत्पाद को प्रोडक्ट। स्टार्टिंग में शुरुआत में जब क्रिया स्टार्ट होती है तो उत्पाद की मात्रा होती है 0, बना ही नहीं अभी उत्पाद। धीरे धीरे क्रिया होने लगती है, उत्पाद बनने लगता है तो उत्पाद की सांद्रता ऐसे बढ़ती जाती है। अब माना कि किसी T1 समय पर उत्पाद था P1, और कुछ देर तक क्रिया हुई, उत्पाद और बना। अब समय हुआ T2, उत्पाद हो गया P2। तो क्रियाकारक सांद्रता तो कम होती है, उत्पाद की बढ़ती है। यहाँ पर औसत वेग निकालें, औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको मैं निकालूं तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T कर दूं, और यहाँ पर चिन्ह आएगा प्लस, और प्लस चिन्ह दर्शाता है कि समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। जैसे यहाँ कम हो रही थी, यहाँ बढ़ती है, तो समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। यदि इन दोनों का हम मिला जुला रूप ले लें तो समय और इधर सांद्रता क्रियाकारक उत्पाद की, समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, क्रियाकारक सांद्रता कम होती है। ये रिएक्टेंट क्रियाकारक है, उत्पाद प्रोडक्ट। एक कंडीशन आती है जहां पर दोनों की मात्रा क्या हो जाती है, समान हो जाती है, बराबर, उसे अपन बोलते हैं साम्य अवस्था। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि समय के साथ क्रियाकारक सांद्रता बढ़ती है तो औसत वेग क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो इसको शॉर्ट में लिख दिया डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, चिन्ह लगाया माइनस। माइनस का मतलब हुआ समय के साथ उत्पाद क्रियाकारक सांद्रता कम होती है। उत्पाद के सापेक्ष देखें तो T1 समय पर उत्पाद P1 बना, T2 पर P2 बना। परिवर्तन कितना हुआ, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस। प्लस चिन्ह क्या दर्शाएगा कि समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। दोनों को मिश्रण ले लिया, जहाँ पर क्रियाकारक उत्पाद की मात्रा या वेग अग्रक्रिया का वेग प्रतिक्रिया के वेग के बराबर हो जाएगा, उसे कहेंगे साम्य अवस्था। ये इसमें रहता है।
नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंट वेलोसिटी। तात्क्षणिक वेग का मतलब है किसी क्षण विशेष पर बहुत छोटे से समय अंतराल में वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है, सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो क्या हो गया, अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। जैसे मतलब थोड़े से समय अंतराल में क्रिया कारक में जो थोड़ा सा परिवर्तन होगा उसी को अपन तात्क्षणिक वेग कहेंगे। समय और सांद्रता, माना कि क्रिया कारक की सांद्रता में कमी हो रही है तो क्षण विशेष पर इतने बज के इतने सेकंड पर क्या परिवर्तन होगा, उस पॉइंट को नोट कर लेंगे। उस पॉइंट को लेते हुए अपन एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, इससे एक त्रिभुज बनाएंगे अपन। तो ये तो यहाँ पर हमारे पास हुआ समय में परिवर्तन और ये हुआ हमारे सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन को मैंने लिख दिया dx, समय में परिवर्तन को मैंने लिख दिया dt। इसका जो ये ढाल आएगा उस ढाल को अपन बोलते हैं टेन थीटा। स्लोप ढलान आएगा, ढाल टेन थीटा बराबर क्या होगा, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। इसी को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो फिर तात्क्षणिक वेग क्या हो गया, सांद्रता में परिवर्तन dx अपॉन समय में परिवर्तन dt। तो अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता में जो सूक्ष्म परिवर्तन होगा उसे हम तात्क्षणिक वेग कहेंगे। थोड़ा सा समय उसमें परिवर्तन भी थोड़ा सा होगा, उसी को तात्क्षणिक वेग कहेंगे। तो ये है हमारे पास इंस्टेंट वेलोसिटी। अब जैसे वेग कैसे निकालेंगे किसी क्रिया के लिए, जैसे कोई क्रिया है हमारे पास a प्लस बी, ये बनाएगी c प्लस डी। तो इसमें कैसे वेग निकालेंगे, देखिए ये दोनों क्रिया कारक हैं, ये उत्पाद है। जिस गति से ये क्रिया करेंगे उसी गति से उत्पादों का निर्माण होगा, क्योंकि क्रिया कारक से उत्पाद बन रहे हैं। तो जिस गति से धीमी हो चाहे तेज हो, जिस गति से ये क्रिया करेंगे उसी गति से ये बनेंगे। मतलब इनके क्रिया करने की दर इनके बनने की दर के बराबर होगी। ठीक है, तो एक नियम होता है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। वो क्या कहता है कि किसी भी क्रिया की क्रिया करने की दर या किसी क्रिया कारक की क्रिया करने की दर या उत्पाद बनने की दर उसकी सांद्रता में परिवर्तन के बराबर होती है। उसकी सांद्रता में परिवर्तन के बराबर होती है। तो द्रव्यानुपाती क्रिया करने की द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से के नियम अनुसार किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसकी सांद्रता में परिवर्तन की दर के बराबर होती है।
जैसे अपन देखें एक ही क्रिया करने की दर, एक ही क्रिया करने या क्रिया करेगा तो खत्म होगा तो उसको लुप्त होने की दर भी कहते हैं। एक ही क्रिया करने की दर या लुप्त होने की दर क्या होगी? एक ही सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय माइनस dA/dt। माइनस चिन्ह क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि समय के साथ इसकी सांद्रता कम होगी। तो एक ही क्रिया करने की दर एक ही सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। इसी तरीके से B की क्रिया करने की दर या लुप्त होने की दर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस dB/dt। इसी तरीके से C के बनने की दर, तो C का तो क्या होगा? निर्माण होगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस dC/dt। इसी तरीके से D के बनने की दर क्या हो जाएगा? प्लस dD/dt। और जो इनके क्रिया करने या बनने की दर है वही क्या होगी? क्रिया की दर होगी या औसत वेग होगा। तो इसके हिसाब से मैं देखूं तो क्रिया की दर dx/dt बराबर क्या होगा? ये सब आपस में बराबर होंगे क्योंकि जिस गति से ये क्रिया करेंगे उसी गति से ये बनेंगे। तो इनकी क्रिया करने की दर इनके बनने की दर के बराबर होगी, वो एक क्रिया की दर होगी। क्या लिख सकते हैं इसको? माइनस dA/dt बराबर माइनस dB/dt बराबर प्लस dC/dt बराबर प्लस dD/dt। तो आप तो सीधी सी बात ध्यान रख सकते हैं, ऐसे दे रहा है क्रिया की वेग पूछ रहा है, तो ये जो भी क्रियाकारक उत्पाद हैं उन सबके आगे d लगा के नीचे dt से भाग दे दो और सबको बराबर कर दो। इसका मान इसके बराबर, इसका मान इसके बराबर, इसका मान इसके बराबर। तो जो भी यहाँ पर है उन सबके आगे क्या लगाओ? d, और उसको लिखो कोष्टक में अपॉन नीचे dt। तो इसके आगे d लगा दो सभी के और कोष्टक में, और नीचे dt का भाग दे दो और सबको बराबर कर दो। और क्रियाकारकों के आगे माइनस चिन्ह और उत्पादों के आगे प्लस चिन्ह लगाना है। जैसे दूसरा वाला एग्जांपल लें, वो अपने को बोले m1a प्लस m2b इक्वल्स टू n1c प्लस n2d। इसके लिए भी एक समीकरण बनाना है अपने को, ऐसे सूत्र बनाना है। ये m1 m2 n1 n2 इसके अणुओं की संख्या है। अणुओं की संख्या भाग में चली जाती है। अणु संख्या कहाँ जाएगी? भाग में। कैसे निकालेंगे? देखो, वेग dx/dt पहले इसका तो dA/dt, सबके आगे d लगा के अपॉन dt का भाग देना है। आगे दो संख्या हो भाग में, तो 1/m1 भाग लग गया और चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस। क्रियाकारक के आगे माइनस, उत्पाद के आगे प्लस बराबर। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1/m2 dB/dt बराबर प्लस 1/n1 dC/dt बराबर प्लस 1/n2 dD/dt। जैसे कोई ज्ञात समीकरण हम लें, H2 प्लस I2 इक्वल्स टू 2HI, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। इसके लिए बनाना है अपने को। तो वेग क्या निकाल इसका? dx/dt बराबर माइनस, आगे संख्या कुछ है नहीं है, भाग में कुछ जाएगा नहीं, dH2/dt बराबर माइनस dI2/dt बराबर प्लस, अब आगे दो है तो ये भाग में चला जाएगा, 1/2 dHI/dt। जैसे ऐसा समीकरण हमारे पास N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3, इसके लिए निकालना है। तो क्या निकलेगा? dx/dt बराबर कौन? N2, तो माइनस dN2/dt बराबर, आगे 3 है,
भाग में चला जाएगा, माइनस 1/3 dH2 अपॉन dt, आगे 2 है भाग में चला जाएगा तो प्लस 1/2 dNH3 अपॉन, इस तरीके से अपन ये सूत्र बना सकते हैं। इनके मान भी दे देगा तो रख के सॉल्व भी कर सकते हैं। आगे कल अपन बताएंगे।